नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फरजान है और आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड क्लास यानी सिलेबस का सेकंड क्लास। ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस के जो भी विद्यार्थी हैं जो नेट सेट और यूपीएससी या पीसीएस का जिसका जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस रहेगा, वो स्टूडेंट हमारी इस क्लास से जुड़ सकते हैं। उनका हम कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। और इसमें जो भी स्टूडेंट हैं, जैसे कॉलेज वाले हैं जो कॉलेज कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स से, या फिर कोई भी कोर्स जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, उसमें इस हमारी इस सीरीज में लगभग लगभग सारी चीज़ें हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा जो मेन सिलेबस का जो हमारा जो मेन सिलेबस का दूसरा क्लास है जो हमारा, आज वो शुरू करेंगे हम। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था शॉर्ट सिलेबस के लिए, उसमें थोड़ा कम था तो हमें ऐसा फील हुआ कि हमें कंप्लीट करवाना चाहिए। तो इसमें हम मैराथन आप इसको बोल सकते हैं, सिलेबस का मैराथन। तो आज इसमें हम कंप्लीट करवाएंगे पॉलिटिकल साइंस का जो भी सिलेबस है, जिसमें हमारे 10 चैप्टर हैं। तो 10 के 10 इसमें हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। तो इसमें हमारा पहला जो 10 चैप्टरों में से जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा, पहला जो पार्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है। और राजनीतिक सिद्धांत में हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत हमारा पहला टॉपिक रहेगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड रहेगा राजनीतिक सिद्धांत के बाद, राजनीतिक विचारक हैं। और राजनीतिक विचारकों में उसके बाद हमारा रहेगा भारतीय राजनीतिक विचारक। और भारतीय राजनीतिक विचारक के बाद हमारा जो चौथा पॉइंट रहेगा वो रहेगा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के बाद हमारा जो पांचवा रहेगा राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बाद छठा जो हमारा भाग रहेगा भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति के बाद हमारा जो सातवां भाग रहेगा भारत में राजनीतिक संस्थाएं। संस्थाओं के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आठवां हमारा जो पार्ट बनेगा, ये थोड़ा लेंथी चलेगा, लंबा प्रोसीजर रहेगा इसका। तो इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट रहेगा भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। ठीक है। तो राजनीतिक प्रक्रियाओं के बाद जो हमारा नवा चैप्टर रहेगा लोक प्रशासन। तो जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें शॉर्ट, हमने इतना ज़्यादा शॉर्ट था कि मतलब उसमें हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सिलेबस है। और सिलेबस के अंदर जो डीप वाला जो सिलेबस है उसको हम इस वीडियो में कम्प्लीटली करवाएंगे। इसमें आपके जो भी डाउट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये लोक प्रशासन हमारा नाइन्थ नवा जो चैप्टर रहेगा। और 10वां भारत में शासन विधि एवं लोक नीति। तो ये 10 हमारे चैप्टर हैं। तो 10 चैप्टरों का हम थोड़ा डीपली चेक करेंगे इसमें। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत का जो हमारा भाग है पॉलिटिकल साइंस में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि राजनीतिक सिद्धांत सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है। और राजनीतिक सिद्धांत के बाद जो दूसरा टॉपिक है राजनीतिक विचारक हैं, फिर भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। उसके बाद हम जब बात करते हैं तो जैसे, और इसके अलावा भी जैसे हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारत की विदेश नीति है, जैसे लोक प्रशासन है, भारतीय शासन एवं संस्थाएं हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये हम एक क्रम वाइज से कंप्लीट करवाएंगे। तो अभी जैसे हमारा राजनीतिक सिद्धांत है, तो राजनीतिक सिद्धांत को हम दो भागों में, दो पार्टों में बांटेंगे। जिसमें पहला रहेगा राजनीतिक अवधारणाएं। ठीक है। तो पहला राजनीतिक अवधारणाएं हैं। और अवधारणाओं में हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स को, जैसे स्वतंत्रता है, उसके बाद समानता है, अधिकार है, अधिकार के बाद न्याय है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के बाद हम देखेंगे शक्ति है, शक्ति। तो ये हमारा पहला इसमें कंप्लीट हो जाएगा राजनीतिक अवधारणाओं में। ठीक है। तो ये पहला है। राजनीतिक सिद्धांत के दो पार्ट हैं, राजनीतिक अवधारणाएं और दूसरा हम बात करते हैं राजनीतिक परंपराएं। ठीक है। तो राजनीतिक परंपराओं में जिनको हम पढ़ेंगे वो आएंगी विचारधाराएं। तो विचारधाराओं में जैसे उदारवाद हो गया, अनुदारवाद है, और अनुदारवाद के बाद समाजवाद है, समाजवाद के बाद मार्क्सवाद हो गया, मार्क्सवाद के बाद नारीवाद है, पारिस्थितिकीवाद है, बहुसंस्कृतिवाद है। और इसमें जो मेन चीज ये है कि इसमें हमारे जो पहले वीडियो में नहीं था वो इसमें है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हम नारीवाद को पढ़ेंगे, नारीवाद में उदय को पढ़ेंगे, नारीवादी आंदोलन की लहरें पढ़ेंगे, लहरों में यानी टाइम को पढ़ेंगे। और उदारवादी
नारीवाद, अब जैसे इसमें टाइप्स पढ़ लेंगे स्वरूप को, ठीक है, नारीवादियों को स्वरूप कितने हैं यानी टाइप्स कितने हैं। उदारवाद नारीवाद है, समाजवाद नारीवाद है, अमूल परिवर्तनवादी नारीवाद है, अश्वेत नारीवादी है, पारिस्थितिकी नारीवादी है, और उत्तर नारीवादी युग है। तो ये इसमें बहुत डीपली चीजें दे रखी हैं, तो आप इनको एक बार सिलेबस को अच्छे से देखना और उसके बाद पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो अभी जैसे इसमें हम शुरू करेंगे, जो फर्स्ट वाला है इसका, तो स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में पढ़ेंगे हम, स्वतंत्रता का अर्थ है, परिभाषाएं हैं। तो स्वतंत्रता पर विभिन्न विचारकों के मत हैं। तो स्वतंत्रता पर जो विभिन्न विचारकों के जो मत हैं उनमें हम पढ़ेंगे, जैसे जॉन लॉक हो गया, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर है, इजाया बर्लिन है, मैकफर्सन हो गया, फ्रेडरिक हेक है, और हेक के बाद हम देखेंगे मिल्टन फ्रीडमैन है, जेराल्ड सी मैकेलन है, चार्ल्स टेलर हो गया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो ये स्वतंत्रता में ही हम इन सब विचारों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी जो हम विचारधाराओं में पढ़ेंगे वहां पर भी हम विचारों को कंप्लीट करवाएंगे। और स्पेशल एक इसका जो चैप्टर होता है राजनीतिक विचारक, जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक अलग हैं और वेस्टर्न और वर्ल्ड के जो जितने विचारक हैं वो अलग है, उनको भी हम अलग से कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसी समानता है, समानता की परिभाषा, समानता के आयाम, जैसे औपचारिक है, अवसर की समानता, परिणामों की समानता है, और समानता पर विभिन्न विचारकों के जैसे मत हैं। अरस्तु का क्या मत है, रूसो का क्या मत है, हॉब्स का क्या मत है। तो इसमें जैसे समानताओं पर भी सभी विचारकों ने जो अपने अपने मत दिए हैं, जो जो लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है, उनको हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा इसी में समानता में ही है, राजनीतिक विचारधारा एवं समानताओं की संकल्पना, जैसे उदारवादी समानता, और जो उदारवादियों ने समानता के बारे में क्या बोला है, समाजवादियों ने, समुदायवादियों ने, नारीवादियों ने, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे समानता के स्वरूप कितने हैं। स्वरूपों में विधिक समानता है, आर्थिक समानता है, और राजनीतिक समानता है, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक पॉइंट है वो न्याय है। तो न्याय में जैसे हम देखेंगे, प्लेटो का देखेंगे, अरस्तु का देखेंगे, एफ ए हेक का देखेंगे, रॉल्स का देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रॉल्स का, ठीक है। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण देख लेंगे, समुदायवादी, स्वतंत्रतावादी, नारीवादी, और समतावादी दृष्टिकोण। तो ये हमारा न्याय के जो दृष्टिकोण है, यानी राजनीतिक सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं, अवधारणाओं में हम पढ़ेंगे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय। तो फिर उसके बाद हम न्याय को आगे पढ़ेंगे, वैश्विक न्याय क्या होता है, न्याय के आयाम क्या हैं, जैसे प्राकृतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, और तात्विक न्याय है, समतावादी न्याय है, प्रक्रियात्मक न्याय है, ठीक है। तो ये न्याय के जो कॉन्सेप्ट है यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर अधिकार की बात करते हैं। अधिकार पे जैसे परिभाषा और अधिकारों की प्रकृति, नकारात्मक सकारात्मक अधिकारों के सिद्धांत, विभिन्न सिद्धांत। तो सिद्धांतों में जैसे हम देखेंगे, प्राकृतिक सिद्धांत क्या है, विधिक सिद्धांत क्या है, ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है, समाज कल्याणकारी सिद्धांत क्या है, व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है, उदारवादी, और रॉल्स का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रॉल्स का जो अधिकार का सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत, समुदायवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत। तो ये क्या है कि हम इनमें जो ये हमारी जो अवधारणाएं हैं, अवधारणा में ही हम लगभग सभी राइटरों को कंप्लीट पढ़ेंगे। और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब हम अलग से राजनीतिक विचारकों की क्लास लेंगे, तो वहां से आपका जो थोड़ा बहुत डाउट बचेगा वो भी कंप्लीट हम करवाएंगे। और हम हमारा स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि पहले हम राजनीतिक विचारकों को पढ़ेंगे, उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत और इसकी जो अवधारणाएं हैं और परंपराओं को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो फिर मानवतावादी अधिकार हैं, जैसे मानव अधिकारों का विकास, मानव अधिकारों का महत्व, मानव अधिकारों की आलोचना, मानव अधिकार सार्वभौमिक एवं सापेक्ष। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, ठीक है। लोकतंत्र की बात करते हैं, जैसे लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत हैं, और शास्त्रीय सिद्धांत हो गया, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत हो गया, अ, सहभागिता मूलक सिद्धांत है। सहभागिता मूलक सिद्धांत के बाद हम बात करेंगे, सहचारी लोकतंत्र है, जनवादी लोकतंत्र, निर्देशित लोकतंत्र का। तो इसमें आगे जब हम देखेंगे तो नव उत्तर उदार लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत, अर्ध लोकतंत्र, ठीक है। तो इसमें आगे जब हम देखेंगे तो लोकतंत्र का विकास, विकास को भी पढ़ लेंगे। उसके बाद शक्ति है, शक्ति में
कुछ चीजें हैं जैसे वैधता हो गया और सत्ता एवं प्राधिकार, ठीक है। और सत्ता पर किन किन के क्या क्या विचार रहे हैं, जैसे उदारवादी मत क्या है सत्ता के लिए, मार्क्सवादी मत क्या रहेगा, विशिष्ट वर्गवादी, अभिजनवादी है, रचनात्मक सिद्धांत है। और इसके बाद हम नागरिकता को पढ़ेंगे। तो नागरिकता में पृष्ठभूमि, परिभाषा, नागरिकता के विभिन्न सिद्धांत हम उदारवादी, मार्क्सवादी, स्वतंत्रतावादी और स्वतंत्रतावादी, ठीक है। और बहुलवादी हो गया, फिर समुदायवादी। फिर अब हम इसके बाद पढ़ेंगे विचारधाराएं। तो विचारधाराओं की परिभाषा क्या है, कार्ल मार्क्स विचारधारा को क्या बोलते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि विचारधारा नाम का कोई प्रोसीजर होता ही नहीं है, तो विचारधारा को वे डिनाई करते हैं, ठीक है। तो उस इसके बाद हम कार्ल मेनहाइमर को पढ़ेंगे, विचारधाराओं के बारे में उन्होंने क्या बोला है, विचारधारा का अंत और इतिहास का अंत। जैसे EH कार का बुक है जो, उसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो अगला जो राजनीतिक सिद्धांत में जो दूसरा टॉपिक है, उसमें राजनीतिक परंपराएं। तो राजनीतिक परंपराओं में क्या है कि जैसे मूल मान्यताएं हो गई, पृष्ठभूमि हो गई, उदारवाद के स्वरूप हो गए। तो परंपराओं में उदारवाद को पहले पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उदारवाद में क्या है कि परंपरा, पृष्ठभूमि, उदारवाद के स्वरूप। चिरसम्मत उदारवाद हो गया। चिरसम्मत उदारवाद क्लासिकल उदारवाद को बोला जाता है, ठीक है। फिर समकालीन उदारवाद सिद्धांत, आधुनिक उदारवाद सिद्धांत है। अनुदारवादी, इसके बाद अनुदारवादी है। अनुदारवादी का पृष्ठभूमि, विशेषता, अनुदारवादी के स्वरूप है। तो समाजवादी अनुदारवाद, तो इसमें क्या है कि जैसे तीन इसके पार्ट दे रखे हैं, सत्तावादी और पितृसत्तात्मक अनुदारवाद और तंत्रवादी अनुदारवाद। उदारवाद बनाम प्रक्रियात्मकवाद, प्रतिक्रियावाद, ठीक है। इसके बाद हम समाजवाद की बात करेंगे। समाजवाद में इसके अर्थ और परिभाषा हो गई। स्वरूप, स्वरूप में कल्पनालोकी, जिनको क्लासिकल उदारवादी बोला जाता है। कल्पनालोकियों की क्रांतिकारी उदारवाद, क्रांतिकारी समाजवाद हो गए, सॉरी, समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो कल्पनालोकी समाजवाद हो गए, क्रांतिकारी समाजवाद हो गए, विकासवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम ऐसे डीपली कंप्लीट कराएंगे कि सभी जो विचारधाराएं हैं, जो समाजवाद के जितने भी रूप हैं, उनको हम अच्छे से कंप्लीट कर पाए, ठीक है। संशोधनवादी समाजवाद हो गया, श्रमिक और श्रेणी समाजवाद है, और बाजारवादी समाजवाद है। तो समाजवाद के भी एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि जैसे उदारवाद और समाजवाद में क्या डिफरेंस है। कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कई बार ऑथरों को दे दिया जाता है कि ये ऑथर हैं और इनको बताइए आप कौन से विचारधारा से संबंधित है, ठीक है। तो मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद में पढ़ेंगे हम, अर्थ को देखेंगे। अर्थ के बाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। वर्ग चेतना की अवधारणा है। वर्ग संघर्ष, क्रांति का सिद्धांत और वर्ग, क्रांति का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक नियति, आधार अधिरचना संरचना और आधार अधिरचना विवाद। मार्क्सवाद, राज्य का सिद्धांत। अब राज्य के मार्क्सवाद ने राज्य पर क्या सिद्धांत दिया है वो इसमें आएगा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे जैसे पारिस्थितिकवादी। पारिस्थितिकवादियों का विकास क्रम देख लेंगे और वैचारिक विशेषता देख लेंगे। गया हाइपोथेसिस या गया परिकल्पना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको अच्छे से कंप्लीट कराना पड़ेगा। और बहुसंस्कृतिवाद का जैसे आप जानते हैं कि जैसे जहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं, उनमें क्या क्या उनकी खूबियाँ हैं, क्या क्या उनकी कमियाँ हैं, क्या क्या उनके कल्चर हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो संस्कृतिवाद का अर्थ, विशेषता, विद्वानों के बहुसंस्कृतिवाद पर विचार, जैसे विल किमली का है, चार्ल्स टेलर है, आइरिस मेरियम यंग है, बीको पारेख। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये भी कंप्लीट कराएंगे। उत्तराधुनिकतावाद का उदय हो गया, उत्तराधुनिकतावाद के अभिलक्षण हो गए, ठीक है। तो ये भी देख लेंगे इसमें। इसके आगे जो हमारे जो विचारक रहेंगे वो रहेगा लियोटार्ड हो गया। ये उत्तराधुनिकतावादी विचारक हैं, लियोटार्ड, मिचेल फूको, और मिशेल फूको हो गया एक जोक देरिदा। तो ये हमारा उत्तराधुनिकतावाद होते हो गए। तो अभी हमने राजनीतिक सिद्धांत का एक चैप्टर कंप्लीट, सिलेबस को कंप्लीट कराया है।
जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के दो भाग होते हैं। पहला राजनीतिक अवधारणाएं है, दूसरा राजनीतिक परंपराएं है। राजनीतिक अवधारणाओं में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र। इसके बाद शक्ति। शक्ति के बाद फिर हम बात करेंगे दूसरे में राजनीतिक परंपराएं। और परंपराओं में उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, और इसके बाद बहुसंस्कृतिवाद और उत्तराधुनिकतावाद। तो ये हमारा जो पहला जो चैप्टर रहेगा राजनीतिक सिद्धांत का, ये कंप्लीट है सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो अगला जो हमारा दूसरा जो भाग रहेगा हमारा राजनीतिक विचारक। तो राजनीतिक विचारक में हम सबसे पहला जो रहेगा हमारा कन्फ्यूशियस, ठीक है, कन्फ्यूशियस को पढ़ेंगे। कन्फ्यूशियस के बाद हमारा जो दूसरा अ, जैसे कन्फ्यूशियस के बाद हमारा प्लेटो रहेगा। अब कन्फ्यूशियस में हमको क्या पढ़ना है? मानव की प्रकृति को पढ़ना है, ठीक है, राजनीतिक विचार को पढ़ना है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल छोटा सा टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। प्लेटो। प्लेटो और अरस्तु यानी एरिस्टोटल, इनका बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है। तो इनको हम अभी सिलेबस के हिसाब से आपका जो मेन मेन पॉइंट है वो कंप्लीट करवा देते हैं। जैसे ग्रंथ शैली एवं चिंतन पद्धति, और प्लेटो का न्याय सिद्धांत हो गया, परंपरावादी सिद्धांत, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत, प्लेटो का न्याय विषयक और विचार, ठीक है। और इसमें न्याय के रूप हो गए, प्लेटो के न्याय सिद्धांतों की आलोचना किसने की है ये भी पढ़ेंगे हम, कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। और साम्यवाद के सिद्धांत हो गए, प्लेटो को जो साम्यवाद के सिद्धांत है वो भी हमको कंप्लीट कराना है। इसके साम्यवाद के जो प्रोसीजर दिया है कि जो इलाइट वर्ग है, जैसे हमारे जो गार्जियन क्लास होती है जिसमें राजा और सैनिक हैं, जो वो अपना एक परिवार नहीं रख सकते, ठीक है, इसको साम्यवाद बोला गया है। महिलाओं, इसमें एक्चुअली ये होता है कि वो शादी नहीं कर सकते, अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते, इसको साम्यवाद बोला गया है। उसे समझाएंगे हम अच्छे से, जो टॉपिक क्लियर करवाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो अगला जो हमारा इसी में है, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में अंतर क्या है, प्लेटो की शिक्षा क्या है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांतों की विशेषता क्या है, शिक्षा का स्वरूप है, शिक्षा का स्तर है, और आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या रहेगा, ठीक है। और आदर्श राज्य के सिद्धांतों की आलोचना, आलोचना किसने करी है। और स्टेटमैन, द लॉज, प्लेटो के विचारों, जब प्लेटो के विचार क्या है कि बदलते हैं, जैसे वो कोशिश करते हैं स्टेटमैन में कुछ और बोलते हैं, और इसका जो द लॉज में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है। ऐसे प्लेटो का, प्लेटो और फासीवाद। अब जो फासीवाद, इस बहुत सारे विचारक बोलते हैं कि प्लेटो फासीवाद का जन्मदाता है। तो फासीवाद से इसका क्या संबंध है, उस टाइप से देख लेंगे अपन, ठीक है। तो प्लेटो और फासीवाद के जो समानता और समांतर विषमताओं को देख लेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा रहेगा आरस्तु। आरस्तु में क्या है कि प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे विचार, राज्य का सिद्धांत, संविधान का वर्गीकरण। संविधान का 158 संविधानों को जिन्होंने वर्गीकरण किया है वो इसमें बताएंगे, ठीक है। और इसमें शासन प्रणाली को भी देखेंगे कि एक प्रकार की शासन प्रणाली अरस्तु ने बताई है, ठीक है। और सर्वोत्तम व्यवहारिक संविधान की बात की है, विधि का शासन संबंधित विचार, नागरिक संबंधित विचार, न्याय, विधि, नागरिक, न्याय, परिवार, संपत्ति, संपत्ति का उपार्जन, संपत्ति का विनिमय, दास प्रथा का सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दास प्रथा का सिद्धांत, ठीक है। ये दास प्रथा को उचित मानते हैं। दास प्रथा के विषय में अरस्तु की मानवीय पक्ष, क्रांति का सिद्धांत, क्रांति का कारण। अब क्रांति क्यों होती है, उसका कारण क्या है, और उसका परिणाम क्या होता है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। आदर्श राज्य कल्पना, अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा योजना, प्लेटो और अरस्तु। इसमें असमानता क्या है, समानता क्या है, अध्ययन का सिद्धांत हो गया, प्राकृतिक, मानव प्रकृति संबंधित विचार हैं, राजनीतिक आदर्श संबंधित विचार हैं, और राज्य सुरक्षा की बात करते हैं, धर्म और नैतिक संबंध, कानून संबंधित विचार हो गए, ठीक है। मैं केवल अपने युग के शिशु के रूप में, ये किसने कहा, मैं केवल अपने युग के शिशु के रूप में, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। क्रांति का सिद्धांत दे दिया, आदर्श,
हाँ, तो इसमें फिर मैकियावेली को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो मैकियावेली के एक अलग से हम इसका एक वीडियो बनाएंगे मैकियावेली पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर हैं ये भी। तो मैकियावेली अपनी किसी के रूप में, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में मैकियावेली, और मैकियावेली द्वारा प्रिंस राजकुमार को दिए गए उपदेश, ठीक है। तो ये अलग ऑथर रहेगा हमारा मैकियावेली, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब मैकियावेली के बाद जैसे हम हॉब्स को पढ़ेंगे, तो हॉब्स के जो विचार हैं, इसकी जो बुक है लिव्याथन, ऐसी सब ने अपने अपने विचार बुकों में दिए हैं। तो बुकों को भी हम कंप्लीटली क्रम वाइज करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं नेट जेआरएफ में, नेट जेआरएफ का हो गया या फिर सेट का हो गया या फिर कोई कॉलेज वगैरह कोई एग्जाम भी जो होते हैं उनमें कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्रम से बुकों को लगाइए, बुक किसकी है, किस ऑथर की है। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं नेट जेआरएफ में, तो ठीक है। तो हॉब्स का पढ़ेंगे हम। अ, प्रमुख ग्रंथ हो गए, विचार पद्धति होगी, मानव स्वभाव प्राकृतिक अथवा संबंधित विचार हो गए, मानव मानव स्वभाव संबंधित विचार हैं, सामाजिक अनुबंध, ये बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा, सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स और व्यक्तिवाद के रूप में, हॉब्स एक व्यक्तिवाद के रूप में क्यों है, कैसे है, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। जॉन लॉक, मानव स्वभाव पर इन्होंने क्या बोला है, प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या बोला है, सामाजिक अनुबंध संविदा के बारे में क्या बोला है, प्राकृतिक अधिकारों के बारे में इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, क्या सिद्धांत है। संपत्ति का अधिकार संबंधित विचार है। जॉन जॉन लॉक के राज के प्रमुख विशेषता क्या क्या है। तो जॉन लॉक को यहाँ कंप्लीट करेंगे। अब रूसो को देखते हैं, ठीक है। तो रूसो का क्या पॉइंट रहेंगे इसमें सिलेबस में। एक्चुअली ये है कि सिलेबस में बहुत कम दे दे रखा होता है। जैसे हम इनको कंप्लीट कराएंगे तो इनका एक एक पॉइंट को हम विस्तार से कंप्लीट करवाएंगे, जो कि उसमें कुछ बचे नहीं या फिर कोई क्लास का डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट अगर हमारी क्लास में रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा उसका, ठीक है। अब जैसे रूसो को देखेंगे यहाँ। रूसो के प्रमुख रचनाएं हो गई, अध्ययन पद्धति है, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध, संप्रभुता संबंधित विचार, शासन संबंधित विचार, स्वतंत्र संबंधित विचार, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामान्य इच्छा यानी जर्नल विल का जो थ्योरी है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हीगल की बात करते हैं, फ्रेडरिक हीगल की। हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति, राज्य संबंधित विचार, परिवार, नागरिक समाज एवं राज्य है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र संबंधित विचार हो गए। स्वतंत्रता के बाद जैसे हम बात करते हैं संविधान संबंधित, कानून संबंधित, संप्रभुता संबंधित, युद्ध संबंधित और दास प्रथा संबंधित विचार। तो ये हीगल के भी कुछ विचार हैं जो हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो अभी जो अगला हमारा जो, अभी हमने राजनीतिक विचारक में प्लेटो देख लिया, कन्फ्यूशियस देख लिया, प्लेटो देख लिया। प्लेटो के बाद अरस्तु को देखा। अरस्तु के बाद हमने मैकियावेली, थॉमस हॉब्स को देख लिया। थॉमस हॉब्स के बाद हीगल को देखा, हीगल। और हीगल के बाद हम देखेंगे मेरी वेलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है। मेरी वेलस्टोनक्राफ्ट है, जेरेमी बेंथम है। और बेंथम के बाद हम देखेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल है। मिल के बाद कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स में द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष और विसंबंध और अलगाव, ये अलगाव के जो प्रोसीजर है उसमें बोलते हैं कि व्यक्ति को अपने काम के प्रति आ, एक जुड़ाव होता है। अगर आप वो किसी भी कंपनी या कोई ऐसी संस्था में काम करेगा तो उसका जो लगाव कम हो जाता है। ये समझाने की कोशिश करता हूँ। हम अगली जो हमारी मेन क्लासें होंगी उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। हन्ना एरेंट हो गई, ग्रामसी हो गए, फ्रांज फैनन फ्रांज फैनन हो गए, माओ तसेतुंग हो गए। तो ये हमारे राजनीतिक विचारक हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पर। तो राजनीतिक विचारकों में हम फिर पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारकों में हम धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे, जिसमें हम मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और सामाजिक विचार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, समाज में स्त्रियों का स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे हमारे और इनको हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। और धर्मशास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक विचार और राज की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, मतलब राज की उत्पत्ति कैसे हुई, ये धर्मशास्त्र कैसे बताते हैं।
जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो कुछ और बोलते हैं, और ऐसे ही मनुस्मृति है जो वो कुछ और बोलती है। कौटिल्य, उसके बाद फिर कौटिल्य को पढ़ेंगे। कौटिल्य में अर्थशास्त्र, राज्य की उत्पत्ति, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत में जैसे पहला होता है स्वामी, फिर आमत्य है, जनपद है, दुर्ग है, उसका कोश है, सेना है, मित्र है। मंडल सिद्धांत, षडगुण नीति, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, अन्य। सॉरी। अगला जो हमारा विचारक रहेगा, इसमें हमने दो देखा, धर्मशास्त्र को देख लिया, कौटिल्य को देख लिया, अगनसुत को देख लिया। अगनसुत है जो बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म संबंध, राजनीतिक विचार, राज्य की उत्पत्ति, शासन के संबंध में विचार, जिसमें दीर्घ निकाय को भी देखेंगे। और बौद्ध परंपरा के रत्न देख लिए, बौद्ध बौद्ध धर्म की सामाजिक एवं राजनीतिक आ, विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं जो आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है। ठीक है। और जियाउद्दीन बर्नी जिसे मुस्लिम शासकों का कौटिल्य या मैकियावेली भी बोला जाता है, तो जियाउद्दीन बर्नी को पढ़ेंगे। सुल्तानी ने राजा से संबंधित विचार, न्याय संबंधित, कुलीनता संबंधित विचार, कानून, सैन्य व्यवस्था, अधिकार तंत्र। ठीक है। कबीर कबीर जी हैं, राजनीतिक और सामाजिक विचार। पंडित रामाबाई, बाल गंगाधर तिलक हैं, स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद का जो इम्पोर्टेंट है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और समाजवाद के तत्व हो गए इनके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर उन्होंने क्या क्या बोला, अंतर्राष्ट्रवाद पर। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर हैं, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीयवाद पर क्या बोला है इन्होंने, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। महात्मा गांधी को तो आप लोगों ने सबने पढ़ा ही है अच्छे से, लेकिन फिर भी हम इसको कोशिश करेंगे कुछ और ऐड करें इसमें। ठीक है। तो जैसे धर्म और राजनीति के मध्यम संबंध, साधन और साध्य, सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा हो गया। और न्यासिता का सिद्धांत क्या है, न्यासिता का सिद्धांत हो गया। आधुनिक सभ्यता संबंधित विचार, स्वतंत्रता संबंधित विचार, और वर्ग विहीन और राज विहीन संबंधित विचार। और सर्वोदय को पढ़ेंगे, इसमें गांधी जी का आदर्श समाज। एक आदर्श समाज होता है, एक आदर्श राज होता है। ठीक है। तो इनको भी देखेंगे। अरविंद घोष जी को पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद संबंधित विचार, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, आध्यात्मिक मानवतावाद, ये इनका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, विचार रहेगा। तो अध्यात्म मानवतावाद। ठीक है। पूर्व एवं पश्चिमी संस्कृतियों का मिश्रण, और श्री मद भगवत गीता और उसका संदेश। ईवी स्वामी ईवी पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार हैं, जो इनका ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, साउथ इंडियन है। लेकिन इनके जो विचार हैं वो थोड़े से क्या बोलते हैं, धार्मिक विचारों से अलग हैं इनके। ठीक है। इनकी मान्यताएं कुछ अलग हैं। तो इनको अब पढ़ने में हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, अच्छे से डीपली इनके सारे जो पॉइंट रहेंगे उनको क्लियर करवाएंगे। ठीक है। राजनीतिक राजनीतिक भागीदारी, आत्मसम्मान आंदोलन, इनने जो आत्मसम्मान आंदोलन चलाए। और द्रविड़ कड़गम का उदय, पेरियार का धार्मिक चिंतन, नास्तिकता और बुद्धिवाद, स्त्री मुक्ति से संबंधित विचार। इसके बाद मोहम्मद इकबाल को पढ़ेंगे। सांप्रदायिक एकता का समर्थन, पूंजीवाद में पश्चिमी सभ्यता की आलोचना, गांधी जी और इन दोनों ने करी थी। ठीक है। राष्ट्रवाद का खंडन करते हैं ये। एम एन रॉय को पढ़ेंगे। एम एन रॉय, इनका नवमानवतावाद, इनका जो मेन पॉइंट रहेगा नवमानवतावाद रहेगा। ठीक है। और वी डी सावरकर हैं, बी आर अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर का चिंतन और विचार, वैचारिक दृष्टिकोण, विवेक और अधिकार, जाति, संवैधानिक लोकतंत्र, धर्म, सामाजिक न्याय, ये रहेगा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी हैं, धर्मनिरपेक्षता का विचार, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है। अगला जो हमारा विचारक रहेगा राम मनोहर लोहिया है, जयप्रकाश नारायण है। ये बीच बीच के पॉइंट आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं ये सारी एक एक पॉइंट को क्लियर कराऊंगा तो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो ये टॉपिक पॉइंट आप पढ़ लेना। ठीक है।
तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, जो हमारा तीसरा भाग ये हमने कंप्लीट करा है। चौथा जो हमारा भाग रहेगा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, ठीक है। तो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति, उसके बाद परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा, प्रकृति और तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है, तुलनात्मक राजनीति के विषय की अवस्थाएं क्या है, प्रारंभिक राजनीतिक समाजशास्त्रियों की देन, तुलनात्मक राजनीति में युद्ध उपरांत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का विकास, तुलनात्मक राजनीति की वर्तमान अवस्था क्या है, ठीक है। और इसमें तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागमों को पढ़ेंगे। इसमें तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र को देखा पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का उपागम परंपरागत उपागम, आधुनिक उपागम, राजनीतिक सांस्कृतिक, राजनीतिक आर्थिक, राजनीतिक समाजशास्त्रीय, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिक उपागम, ठीक है। और तुलनात्मक पद्धति प्रयोग की शर्तें हैं और उनका उपयोग। इसी में जो तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद रहेगा। फिर राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्रवाद का उदय, यूरोपीय राष्ट्रवाद जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, राष्ट्रवाद का उदय ऐसे माना जाता है यूरोप से। तो इसके बाद गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद संबंधी दृष्टिकोण, उदार मानवतावादी, विस्तारवादी, मार्क्सवादी और एक उपनिवेशवाद विरोधी दृष्टिकोण है, एक अविभाज्य फासीवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद राज्य का सिद्धांत रहेगा। अब राज्य का जो सिद्धांत है, राज्य की अवधारणा, पूंजीवादी समाज में राज्य की प्रकृति, समकालीन विमर्श, और समाजवादी समाज में राज्य की प्रकृति, समाजवादी राज्य की राजनीतिक विषय वस्तु। और ये जो पॉइंट रहेगा बहुत ही आवश्यक पॉइंट है। उत्तर औपनिवेशिक राज्य, उत्तर औपनिवेशिक राज्य में 4-5 जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी थ्योरीज दी हैं, जिसमें हमजा आलवी का विश्लेषण है, गुन्नार मृडल है, अतुल कोहली है, वी एजार्य हो गए, फिर चेजन जी हैं। तो ये राज्य की थ्योरी के ऊपर इन्होंने अपने विचार दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, और लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण, विश्व एवं राज्य, और फिर वैश्विक और राष्ट्र की संप्रभुता, ठीक है। तो अगला जो इसी में पॉइंट रहेगा हमारा राजनीतिक शासन प्रणाली। राजनीतिक शासन प्रणाली है, संविधान और संविधानवाद है, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक संक्रमण है और समेकन है। फिर विकास की बात करते हैं, शक्ति सत्ता की संरचना और कर्ता और प्रक्रिया है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर पांचवा जो हमारा भाग रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण को कंप्लीट करवाया है। तो अगला जो रहेगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पांचवा टॉपिक है, जिसमें कुछ सब टॉपिक है, मैं उनको उनकी हेडिंग पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिभाषा है, संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का उपागम, वेरी इंपॉर्टेंट। आदर्शवाद, यथार्थवाद, मॉर्गनथाउ का राजनीतिक यथार्थवाद, इसके 6 प्रिंसिपल हैं, 6 सिद्धांत हैं, ठीक है। और अगला जो रहेगा हमारा मार्क्सवाद, सिद्धांत हो गया, ठीक है। यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवादी उपागम, यथार्थवाद को देख लेंगे। मार्क्सवाद है, यानी उपागम में हमें आदर्शवाद, यथार्थवाद, मॉर्गनथाउ को पढ़ा, मार्क्सवाद पढ़ा। नवोदारवाद को पढ़ेंगे। नवोदारवाद में कुछ सब टॉपिक हैं, जैसे समाजवादी उदारवाद, गणतंत्रवादी उदारवाद है, आत्मनिर्भर उदारवाद, क्रियात्मकतावाद और संस्थात्मक उदारवाद है, और नव यथार्थवाद, ठीक है। नव यथार्थवाद पढ़ेंगे, शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में अंतर क्या है, प्रमुख मान्यता है नव, शास्त्रीय
यथार्थवाद। सामाजिक रचना, और इसमें अगला हम देखेंगे आलोचनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, नारीवादी, उत्तराधुनिकतावादी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अन्य प्रमुख उपागम। और प्रमुख उपागमों में है व्यवस्था सिद्धांत, निर्णयपरक सिद्धांत, खेल सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे हमारे, इनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्जामों में, ठीक है। और अगला हमारा रहेगा राज्य व्यवस्था में गैर राज्यकर्ता है। आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं राष्ट्रीयता, शक्ति, संप्रभुता, गैर राज्यकर्ता, सुरक्षा, परंपरा और गैर परंपरा, और संघर्ष एवं शांति, जिसमें हम युद्धों के प्रकार, युद्धों के कारण, युद्धों के योगदान, युद्धों के कार्य, अंत के आतंक के विरुद्ध युद्ध, तो इन सबको देख लेंगे, ठीक है। और सामूहिक विनाशकारी हथियारों के बारे में पढ़ेंगे, निवारण, डिटेंशन, शस्त्र नियंत्रण में वैश्विक प्रयास है, परमाणु मुक्त क्षेत्र है, संघर्ष समाधान है। तो ये हमारा राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक। तो अगला इसमें क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ संस्थाओं को पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीजों को पढ़ेंगे, इनके विशेष क्षेत्र को पढ़ेंगे, ये सारे कंप्लीट हमको इसमें करवाने, ठीक है। और अगला रहेगा हमारा भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति में भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोणों को पढ़ेंगे, भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव, भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे सब टॉपिक रहेंगे भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष, पंचशील, शांति, सह अस्तित्व, औपनिवेशिक शोषण तंत्र का विरोध, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति रही है शुरू से वो औपनिवेशिक शासकों का विरोध ही करती रही है, ठीक है। और विदेशी आर्थिक सहायता पर युक्त रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, अब संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन भारत ने किया है, ठीक है, वो इसमें देख लेंगे। और इसी में अगला हमारा गुजराल सिद्धांत है, गुजराल सिद्धांत। और भारत की परमाणु नीति, भारत विदेश नीति में भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक कारक, भारतीय विदेश नीति संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं, संसद, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, मीडिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए और एनएससी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। भारत शक्तियों के साथ, भारत जो प्रमुख शक्तियां हैं उनके साथ भारत का क्या संबंध है, इसमें भूमिका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, शीत युद्ध के समय भारत यूएस संबंध, शीत युद्ध के पश्चात भारत यूएस संबंध, भारत में आर्थिक उदारीकरण और यूएसए जो एलपीजी जिसको बोलते हैं उसको लाया गया था, ठीक है, 90 के पीरियड में, 1999 के बाद जो एलपीजी शुरू हुआ था उसमें। भारत यूएस परमाणु समझौता, भारत यूएस सामरिक संबंध, भारत और सोवियत। अब इसमें भारत यूएस संबंधों को देख ले, इसमें भारत सोवियत संबंधों को देखेंगे, इसमें भारत चाइना के संबंधों को देखेंगे, और बहुध्रुवीय विश्व के साथ भारत का संबंध, जैसे यूरोप यूनियन हो गया, यूरोपीय संघ जिसको यूरोपीय यूनियन बोलते हैं, आसियान को देखेंगे, और संस्था तंत्र, आसियान से संबंध समक्ष चुनौतियां, इनको देखेंगे। भारत और आसियान, भारत के लिए आसियान का महत्व क्या है, ब्रिक्स को देखेंगे, सार्क, संघाई सहयोग संगठन को देखेंगे, G20 है, अफ्रीका संघ है, और दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय है, खाड़ी सहयोग समिति है, खाड़ी सहयोग समिति का अधिदेश है। और पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध कैसा है ये देखेंगे। पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर कार्य करो की नीति है, लुकिस्ट नीति है, पूर्व की ओर देखो, ठीक है। भारत की लुकिस्ट नीति का नया आयाम एक्ट ईस्ट नीति है, जो एक्ट ईस्ट नीति। और पश्चिम की ओर देखो की नीति है, भारत नेपाल संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत मालदीव, भारत अफगानिस्तान संबंध, भारत भूटान, भारत म्यांमार, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, भारत और सऊदी अरब है, भारत इजराइल का संबंध, भारत और इजराइल का महत्व, भारत और ईरान, भारत ईरान का संबंध, भारत और ओमान। और अगला भारत और कुवैत का संबंध कैसा रहेगा, भारत और कैसा है, भारत और मध्य एशिया। अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की परक्रामण वार्ता रणनीति, संयुक्त राष्ट्र का इतिहास और इसके अधिदेश संरचना, संयुक्त राष्ट्र का महत्व क्या है, संयुक्त राष्ट्र का जो महत्व है वो क्या रहेगा,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जो भी इंटरनेशनल जो ग्रुप्स हैं, संस्थाएं हैं, उनको हम अच्छे से क्लियर कराएंगे, ठीक है। और समसामयिक चुनौतियां हैं, यानी जो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं या फिर जो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जिसमें प्रवासन प्रवासन तथा शरणार्थी की प्रॉब्लम है, समुद्री सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा है, पर्यावरण सुरक्षा है, और ट्रैफिक है, मानव जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है, ठीक है। बेसल कन्वेंशन को पढ़ेंगे, जल संसाधन को पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को पढ़ेंगे, साइबर सुरक्षा को पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत की विदेश नीति, इन दोनों को क्लियर करवाएंगे अच्छे से। साथ में हमारा टॉपिक है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। अब भारत की राजनीतिक संस्थाओं में पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान का निर्माण। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए स्पेशली जैसे बुक हम पढ़ते हैं, जैसे M लक्ष्मीकांत का जो ये बुक है, ये कंप्लीट करवाता है इसमें सारी चीज़ें। लेकिन हम भी सोर्स लेंगे सभी बुकों से। जैसे हमारे पास कुछ बुक्स रखी हुई हैं, जैसे ये राजनीतिक विज्ञान का बुक है, दृष्टि का है, और राजेश मिश्रा सर के बुक हैं। और बाकी हमारे पास OP गावा जी की हैं, और विदेश नीति के ऊपर भी बुक है, पांडे जी की भी है, राजेश मिश्रा सर के। हमने इसमें ज़्यादातर बुकों को प्रेफर किया है। तो सभी बुकों से हम सोर्स लेंगे। और ये जो अभी हमारा जो सिलेबस भी मैंने बनाया है वो मिक्स बनाया है, कुछ दृष्टि की बुक से है, कुछ राजेश मिश्रा सर की बुक है जो अ, राजनीतिक विज्ञान की जो बुक है उनसे लिया है, कुछ हमारी जो बुक्स हैं OP गावा जी की उससे उससे भी लिए हैं। तो सिलेबस ऐसा हमने एक कंबाइन बनाया कि जिससे हमारा कोई भी टॉपिक इससे छूट ना जाए। अगर इसमें कोई टॉपिक छूटेगा तो इसमें सभी के लिए नुकसान की बात है, और हमारे लिए भी कुछ अलग से चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए हम सब चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान क्या क्या रहा है, ठीक है। राष्ट्रवाद और उसका आर्थिक आधार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, बंगाल विभाजन, गदर आंदोलन, होम रूल लीग, और लखनऊ समझौता, भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, गांधी दास पैक्ट, साइमन कमीशन साइमन कमीशन हो गया, नेहरू रिपोर्ट हो गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट, और कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मांग, क्रिप्स मिशन हो गया 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस, लाल किला मुकदमा, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, और दलित सुधार आंदोलन। तो इसमें हमारा लगभग लगभग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और वामपंथी राजनीति है, वेवेल योजना है, शाही नौसेना विद्रोह है, संविधान सभा का चुनाव है, इटली की घोषणा है, माउंटबेटन योजना, वैचारिक सॉरी तो अगला हमारा संविधान सभा, अभी जो हमने ये कंप्लीट कराया है, भारतीय संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, उससे पहले पहले क्या क्या प्रोसीजर हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, वो सारी चीजें इसमें हो गई। तो इसके बाद संविधान सभा, संविधान सभा है, संविधान सभा में संविधान विकास के चरण हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, पीट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर, 3 चार्टर आएंगे, जैसे 1813, एक चार्ट, दूसरा चार्टर 1833, तीसरा चार्टर 1853, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, ठीक है। तो इसमें है भारत शासन अधिनियम 1958, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, पार्लियामेंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 1935 है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। भारत पूर्व गठित आंतरिक मंत्रिमंडल, मतलब स्वतंत्रता पूर्व गठित आंतरिक मंत्रिमंडल 1946, और भारत स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है जो 1947। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्य विधि है, उद्देशिका है, उद्देशिका के बाद
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन, भारतीय सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, भारतीय संविधान की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां। और संविधान की प्रमुख विशेषता है, विशेषताओं के विशेषताओं में हम सबसे लंबा संविधान, विभिन्न, अब जो भारतीय संविधान की विशेषता है तो उसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे सबसे लंबा संविधान भारत का है, और सबसे विभिन्न स्रोतों के साथ लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, विभिन्न देशों से लिया गया है, इसको बोला जाए तो जैसे भांग का कटोरा बोलते हैं इसको, ऐसे कुछ विचारक बोलते हैं। तो बहुत सारे देशों से लिए हुए पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। नम्य अनम्य है, एकल है, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक व्यवस्था। हमारा जो अगला पॉइंट था वो संविधान का दर्शन है, ठीक है। संविधान के दर्शन में है प्रस्तावना, प्रस्तावनाओं में उल्लिखित शब्द, जैसे हम भारत के लोग, उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। और प्रस्तावना प्रस्तावना परिवर्तनीय है, संशोधनीय है या नहीं है, ये भी हम अच्छे से क्लियर कराएंगे। और मूल अधिकार है, संवैधानिक उपबंध है, और मूल अधिकारों की विशेषता क्या है, मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। और उसके बाद मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जैसे 12 है, अनुच्छेद 13। उसके बाद हम अनुच्छेदों को कंप्लीट कराएंगे, जैसे मौलिक अधिकार हैं जो 12 से लेकर 35 तक हैं, वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। और आगे चलेंगे हम भारत में संविधानवाद को पढ़ेंगे, और ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत वक्त लग जाएगा बताने में, तो ये हम क्लास में कंप्लीटली कराएंगे, ठीक है। भारत में संविधानवाद, संविधानवाद में सामाजिक जैसे प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र है, सामाजिक परिवर्तन है, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्ष, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, राष्ट्रीय एकता एवं नियंत्रण संतुलन, ठीक है। और भारत की मूल संरचना पर विचार, संविधान संशोधन है, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका को पढ़ेंगे। उसके बाद हम संघीय विधायिका, संसद को पढ़ेंगे, फिर न्यायपालिका को पढ़ेंगे। और इनमें जो बहुत सारे जो इनके प्रोसीजर हैं, जैसे संसद का प्रोसीजर क्या है, जिसमें अ, संसद का गठन, राज्यसभा राज्यसभा को पढ़ेंगे, लोकसभा को पढ़ेंगे, संसद की भूमिका, कार्य पद्धति को पढ़ेंगे, संसद की कार्रवाई को पढ़ेंगे, संसद का विशेष अधिकार, संसद के विधायी विधायी प्रक्रिया है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया है, और संसदीय समितियों को पढ़ेंगे। फिर न्यायपालिका को पढ़ेंगे, न्यायपालिका में भी सेम, न्याय क्या है, न्यायपालिका के विभिन्न स्तर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, उस सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पढ़ेंगे, जनहितवाद एवं लोकहित को पढ़ेंगे, न्यायिक सक्रियता को पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों की शक्ति को पढ़ेंगे, उच्च न्यायालयों की शक्तियों को पढ़ेंगे, और अधीनस्थ न्यायालयों एवं अन्य उप स्तर को पढ़ेंगे। भारत में कार्यपालिका तथा विधायिका, भारत में कार्यपालिका एवं विधायिका को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद राज्य के कार्यपालिका तथा विधायिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की शक्तियों को पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे विधानसभा को पढ़ेंगे, विधानमंडल को पढ़ेंगे। भारत में संघवाद, तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा संघवाद है। संघवाद में केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध, सूचियों के निर्वाचन का सिद्धांत, सूची जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूचियों को पढ़ेंगे अच्छे से। और अगला जो रहेगा केंद्र राज्य से वित्तीय संबंध, केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध में क्या है, राजस्व है, कराधान है, और 101वां संविधान संशोधन 2016 में जो पारित हुआ तो वो पढ़ेंगे। नीति आयोग, आपातकाल में वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य संबंध में तनाव का मुख्य कारण क्या है, सरकारी आयोग, पूंजी आयोग, और राज्यों की स्वायत्तता की मांग, और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है, नदी जल बोर्ड है,
और उसके बाद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को पढ़ेंगे। और संविधान उत्तर संस्थान है, जो क्षेत्रीय परिषद है, परिषदों के कार्य हैं। पूर्व उत्तर परिषद है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है। निर्वाचन प्रक्रिया में भारत का निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग को कंप्लीट करेंगे। संवैधानिक उपबंध, राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया, चुनाव के प्रकार, आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव हो गए। चुनाव से संबंधित कमियां, क्या क्या कमियां हैं चुनाव से संबंधित। चुनाव सुधार से संबंधित समितियां। भारत एक देश एक चुनाव की जो प्रक्रिया, कई बार हमारी जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इसको मुद्दे को लेकर आई है। हो सकता है हमारे देश में भी एक देश एक चुनाव का प्रोसीजर हो जाए, पहले होता था लेकिन अभी अलग है। मतदान व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन को पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन का आज से क्या है, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ। भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में पंचायती राज से संबंधित मुख्य समितियां। अब जो पंचायती राज से संबंधित जो मुख्य कुछ समितियां आई थी, जिसमें सबसे पहले थे बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद अशोक मेहता समिति, जीवी के लक्ष्मी सिंघवी समिति है। और 73वां संविधान संशोधन 1952 है। 11वीं अनुसूची में, जैसे 11वीं अनुसूची में 290 विषय है। सॉरी, थोड़ा सा पीछे से कोई वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, कोई निकल के जा रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिए आप। ठीक है, अगला जो रहेगा 73वां संविधान संशोधन। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज का विचार है, ठीक है, विस्तार। और 1996 का पैसा अधिनियम है। तो 74वां संविधान संशोधन है। और ऐसे आगे देखें, संविधान तथा संवैधानिक निकाय, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। सॉरी। भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। तो ये हमारा 8वां टॉपिक रहेगा और इसको हम शॉर्टली कंप्लीट कराएंगे। जैसे राज्य का अर्थ क्या है, भारत में राज्य की प्रकृति क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। और अगला जो टॉपिक रहेगा इसी में हमारा वह अर्थव्यवस्था का विकास, विकास योजना मॉडल, गांधीवादी मॉडल है। उसके बाद है हेराल्ड डोमर है, महान लोबिस है। और ब्रह्मानंद वकील मॉडल है, सार्वजनिक निवेश मॉडल है, निजी निवेश मॉडल है, सार्वजनिक निजी सहभागिता पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, ठीक है। मॉडल पढ़ेंगे। अमर्त्य सेन बनाम जगदीश भगवती मॉडल है, केरला बनाम गुजरात मॉडल है। तो ये हमारा मॉडल हम इसमें पढ़ेंगे भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं में, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं जैसे प्रथम, तृतीय, तृतीय, ये चौथी, पांच, ऐसी हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। नई आर्थिक नीति है। तो नई आर्थिक नीति जैसे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 1991, ठीक है। वृद्धि एवं मानव विकास, आर्थिक आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास में क्या फर्क है वो पढ़ेंगे। और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मानव विकास की आवश्यकता, मानव विकास सूचकांक, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक एवं आर्थिक निहितार्थ। भारत समाज का वैश्विक भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या क्या पड़ा है, तो ये देखेंगे इसमें, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव, पहचान की राजनीति, धर्म आधारित पहचान की राजनीति, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, इसको पढ़ेंगे। जाति आधारित पहचान की राजनीति है, क्षेत्र संबंधित पहचान की राजनीति है, भाषा आधारित पहचान की राजनीति है। और विभिन्न सामाजिक आंदोलन, दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, जातीय आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला आंदोलन, ये सभी आंदोलनों को पढ़ेंगे कंप्लीटली। और नागरिक समाज समूह है, जैसे गैर दलीय राजनीतिक संरचनाएं हैं और गैर सरकारी संगठन है। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन है। राजनीतिक तथा आर्थिक इकाइयों के रूप में राज्य, क्षेत्रीय विषमता है। नए राज्यों की मांग, अभी क्या है कि कुछ टाइम से नए राज्यों की मांगें शुरू हो रखी हैं, जिसमें गोरखलैंड की मांग है। दिल्ली दिल्ली नए राज्य की मांग के लिए दिल्ली का भी प्रदर्शन हमने देखे हैं।
हरित प्रदेश है, मिथिला प्रदेश है, पूर्वांचल है, तुलुनाडु है, विदर्भ है, ग्रेटर नागालिम है, बोडोलैंड है। तो ये नए राज्यों की मांग की जा रही है। भारत में लैंगिक और राजनीतिक समानता एवं प्रतिनिधित्व संबंधित मुद्दे हैं। राजनीतिक दलों की विचारधारा एवं सामाजिक आधार है। राजनीतिक दलों का कार्य, दलीय व्यवस्था, राष्ट्रीय दल। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दल, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये नेशनल पार्टी हैं। फिर राज्य स्तरीय पार्टियों को पढ़ेंगे, फिर क्षेत्र स्तरीय पार्टियों को पढ़ेंगे, और चुनाव राजनीति और दल परिवर्तन समूह। ठीक है। और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लोक प्रशासन है, यानी नाइन्थ जो टॉपिक हमारा लोक प्रशासन का रहेगा। लोक प्रशासन में हम प्रशासन को पढ़ेंगे। प्रशासन है, लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा को देखेंगे। लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन का चरण, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण, लोक प्रशासन के विषय एवं प्रकृति, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, लोक प्रशासन का उपागम। उपागम को प्रणाली, सिद्धांत, व्यवस्था है, निर्णय निर्माण है, निर्णय निर्माण के प्रमुख उपागम है, वृद्धिशील मॉडल है, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं अवधारणा है। और इसके बाद हम लोक प्रशासन के सिद्धांतों की अवधारणाओं को पढ़ेंगे, जैसे तर्क संगत तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत मिन्नो ब्रुक सम्मेलन है, और वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत फ्रेडरिक टेलर का है। तुलनात्मक लोक प्रशासन, और तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति को देखेंगे। नवलोक प्रबंधन है, विशेषता है, उदारीकरण, वैश्वीकरण है, और संगठन से संबंधित नियम है। संगठन से संबंधित जैसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है, मजदूरी भुगतान की विभेदात्मक परिश्रमिक प्रणाली है, और मैक्स वेबर का इसमें पढ़ेंगे। सत्ता सत्ता में लोक सेवा संगठन का प्रबंधन है, जिसमें संगठन के प्रबंधन, नेतृत्व एवं अभिप्रेरण यानी मोटिवेशनल थ्योरीज आएंगी। जैसे नेतृत्व है, नेतृत्व की प्रमुख शैलियां हैं, नेतृत्व संबंधी प्रमुख उपागम है, और अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा की बात है, जैसे संगठन सिद्धांत है, परिभाषा, महत्व, संगठन के सूचना प्रबंधन। चेस्टर बर्नार्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संप्रेषण थ्योरी है जो इनकी, संचार संप्रेषण थ्योरी। और पीटर ड्रेकर का है उद्देश्य आधारित संबंध, और मैरी पार्कर फोलेट का संगठन में संघर्ष प्रबंधन। तो यहाँ हमारा जो लोक प्रशासन कंप्लीट हो जाएगा। अब भारत में शासन विधि एवं लोक नीति, तो इसको भी शॉर्टली देख लेते हैं। इसमें पहले शासन को पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, शासन कहेंगे। भारत में शासन के संचालन का ढांचा, सुशासन को पढ़ेंगे, लोकतंत्रीय शासन को पढ़ेंगे, और भारत राज्य की भूमिका, नागरिक समाज का व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण। उत्तरदायित्व के प्रकार हैं। संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण है, जैसे लोक लेखा समिति है, प्रकलन समिति है, विभागीय समिति, अधीनस्थ समिति, और आश्वासन समिति। मतलब संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण, जो सरकारी जो हमारी जो सरकार होती है, उसके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनका जो कार्यभार होता है उसको कम करने के लिए हमारी संसदीय समितियां होती हैं, जो हर एरिया की अपनी अलग होती है। जैसे प्रकलन समिति है, लेखा जोखा देखती है। तो उसी हिसाब से समितियों को पढ़ेंगे, और समितियों से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी समिति पहले आई, कौन सी बाद में आई, कौन सी समिति का कौन सा कार्य है। ठीक है। विधायी कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण को पढ़ेंगे। प्रशासन प्रक्रिया है, भ्रष्टाचार प्रशासन, और सुशासन के संस्थागत तंत्र हैं। सूचना का अधिकार को पढ़ेंगे। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को पढ़ेंगे। सिटीजनशिप चार्टर है जो, इसको देखेंगे। शिकायत निवारण प्रक्रिया, ओम्बुड्समैन को पढ़ेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त। उसके बाद योजना एवं विकास, और विकेंद्रीकृत विकास के लिए नियोजन, जैसे भारत में नियोजन योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास आयोग। भारत में पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य, उपलब्धियां, सतत विकास, एजेंडा 21 सतत विकास। ठीक है। ई गवर्नेंस को पढ़ेंगे। नीति आयोग, और सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति। आवास
आवास के संदर्भ में लोक नीति। अब जैसे कुछ सरकारी जो नीतियां होती हैं, जैसे जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, शहरी है, पीएमवाई कार्य क्षेत्र है, स्वास्थ्य के संबंध में स्वास्थ्य के संदर्भ में लोक नीति है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय, ऐसे हम कुछ योजनाओं को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और पेयजल के संदर्भ में लोक नीति, खाद्य सुरक्षा, एक देश एक राशन कार्ड योजना है महात्मा गांधी। अब जैसे मनरेगा है, मनरेगा को बदल कर अभी जी राम जी योजना कर दिया है, उसको पढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन, शासन विधि को उत्तरदायित्व बनाने की प्रक्रिया, जन सुनवाई, सामाजिक आकलन यानी सोशल ऑडिट, लेखा परीक्षण। तो ये हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अभी। तो 10 चैप्टरों में अभी हमारे डीप सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम जो जो टॉपिक हमने सिलेबस में दिए हैं वो उन्हीं टॉपिकों को हम एक एक क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं पहले सिलेबस कंप्लीट आप देख लीजिएगा, इसी हिसाब से हमारी जितनी भी आगे आने वाली क्लासें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम क्लासों को डालेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। राजनीतिक राजनीतिक विज्ञान के जो 10 चैप्टर होते हैं उसमें पहला चैप्टर है हमारा राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा रहेगा हमारा राजनीतिक सिद्धांत के बाद राजनीतिक विचारक, राजनीतिक विचारक के बाद फिर भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक रहेगा। चौथा टॉपिक है हमारा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण हमारा चौथा टॉपिक रहेगा। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहेगा, और छठा रहेगा भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति के बाद अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत में राजनीतिक संस्थाएं। भारत में राजनीतिक संस्थाओं के बाद आठवां जो टॉपिक है हमारा भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक संस्थाएं छठा, सातवां और आठवां है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। और नवा टॉपिक लोक प्रशासन रहेगा हमारा, लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन के बाद जो हमारा 10वां टॉपिक है भारत में शासन विधि एवं लोक नीति। तो ये हमारे 10 टॉपिक अभी कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस में, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपनी आगे की जो रणनीति रहेगी वो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अगर हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगा है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट जरूर करें। और इससे आगे जो आने वाली क्लासें हमारी पॉलिटिकल साइंस की नेट जेआरएफ के लिए, जिसमें हम नेट जेआरएफ सेट और यूपीएससी प्लस पीसीएस का जो ऑप्शनल पेपर रहेगा पॉलिटिकल साइंस जिस स्टूडेंटों का, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी